नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस क्वेश्चन सीरीज का 18वां वीडियो है। इससे पहले 17 वीडियो मैं दे चुका हूं। सबका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूं। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो इससे पहले जाकर के 17 वीडियो आप देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, नए पैटर्न पर हैं, तो आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। 21,391 के दृष्टिकोण से ही मैं सारे क्वेश्चंस को तैयार कर रहा हूँ। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर चाह रहे हैं कि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें तो तैयारी जोर शोर से करें, सही दिशा में करें, है ना। तो चलिए ज़्यादा ना वक्त गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ क्लास को। निम्नलिखित में से कौन से उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं हैं? ऑप्शन दे देगा फला फला फला, और इनमें से छांटने को दे देगा कौन से भैया उष्ण और शुष्क पवनें नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बोरा जो है यह शीतल पवन का उदाहरण है। बोरा किसका उदाहरण है? शीतल पवन का। कैसे याद करना है? एक आदमी था, बहुत उसको ठंडा लग रहा था तो वो बोरा ओढ़ लिया, मतलब ठंडा से बोरा को रिलेट कर लीजिएगा, ऐसे करके याद रखिएगा। बोरा जो है वह शीतल पवन का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, तो वह असफल हो गया। असफल होने के बाद मुगल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। मुगल वंश की जो प्रभुसत्ता थी वो समाप्त हो गई। 1857 की क्रांति के समय ही समाप्त हुआ क्रांति, उसके बाद तुरंत ही समाप्त हो गई और इनको निर्वासित करके मुगल पद से हटा करके इनको रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। पेंशन पर जीने के लिए इनको रंगून भेज दिया गया था। तो यही पूछता है कि कहाँ भेजा गया था, तो रंगून। चलिए यहाँ 2-3 प्रश्न क्लियर हुआ। मुगल वंश का अंतिम शासक, तो ये भी जानते हैं आप कि बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का प्रभुत्व अंतिम रूप से समाप्त हुआ तो 1857 की क्रांति के बाद, है ना। जो 1858 में आया था नियम, उसी से समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुआ, एक नया नियम आया और इनको हटा दिया गया, है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सी नदी हीराकुड बांध से संबंधित है? तो आपको पता है कि हीराकुड बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, हीराकुड उड़ीसा, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न के। ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकान का जो कानून है वह ग्रीस यूनान की सभ्यता से संबंधित है। ड्रेकान का कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ग्रीस यूनान की सभ्यता से संबंधित है। संख्या 5 की ओर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ हुआ है वह कब हुआ है? तो वर्ष 1998-99 में इसका प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998-99 के दौरान इसका हुआ है। RN मल्होत्रा समिति का संबंध है। जी हाँ, RN मल्होत्रा मल्होत्रा समिति का संबंध है तो वीमा क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? वीमा क्षेत्र से है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न, साख नियंत्रण के संबंध में। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के मिल रहे होंगे और जटिल। घबराना नहीं है। एग्जाम जब हुआ था, आपने देखा अक्टूबर वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स से प्रश्न आए हैं, 7-8 प्रश्न आए हैं और जटिल ही आए हैं। तो घबराना नहीं है, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। साख नियंत्रण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था जो है वो सबसे पुरानी रेटिंग संस्था है क्रिसिल। कौन सा है? क्रिसिल, ध्यान दीजिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सी संस्था सहयोग निधियां का नियमन करती है? भारत में कौन सी संस्था सहयोग निधियां का नियमन करती है? तो वह है सेबी। कौन है? सेबी। अच्छा कमेंट जरा करिए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछता है सेबी का फुल फॉर्म भी। सेबी अधिनियम किस वर्ष आया था? तो सन 1992 में सेबी अधिनियम आया था। जी हाँ, फिर से प्रश्न दोहरा देते हैं, सेबी अधिनियम कब आया था? तो वर्ष 1992 में। चलिए प्रश्न संख्या 10, कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? अच्छा देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न इसमें मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको दिखे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में दिखे होंगे या कहीं ना कहीं सेट में भी दिखे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं वो VVI प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको लगभग इसमें से 20-30% प्रश्न आपको कहीं ना कहीं दिखे होंगे और आप उनमें कंफ्यूज होते होंगे।
या क्लियर भी होता होगा, तब भी ये सारे प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। चलो, तो कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है, नामित है? तो वह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। जी हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड विदेशी कंपनी है, बैंक है ये ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसमें पूछ रहा है कि किस मामले में? डाकघर संशोधन विधेयक 1986, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986। ध्यान दें, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका कोई विरोध नहीं किया गया? तो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वह थे NS रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान दीजिएगा, NS रेड्डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी नाम याद रखिएगा। संसद सदस्य द्वारा शपथ प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? संसद के जो सदस्य होते हैं तो उनका शपथ और प्रतिज्ञान जो है वह अनुच्छेद 99 में है। किस अनुच्छेद में है? 100(1) यानी कि 99 में है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या थी वह 552 थी, लेकिन अब आपका 2 कम गया है, अब 550 ही होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 जो आंग्ल इंडियन होते थे उनको अब नामित नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। 550। भारत का महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? भारत का जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आर्टिकल 76(4) में इसका जिक्र है। किसमें? 76(4) में। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। राज्य सरकार की बात की जा रही है, केंद्र सरकार की नहीं। केंद्र सरकार की बात की जाती है तो महान्यायवादी होता है आंसर, और राज्य सरकार की बात की जाती है तो महाधिवक्ता होता है आंसर। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महाधिवक्ता, और केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर जो सलाह देता है वह होता है महान्यायवादी। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? बढ़िया प्रश्न है, पूछता है भी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। अच्छा, 111 में क्या है? 111 में है पॉकेट वीटो। जी हाँ, पॉकेट वीटो। 112 में क्या है? तो 112 में है बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित थे? दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित नेल्सन मंडेला थे। अच्छा, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिला है। यह ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है। इनके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खां को भी भारत रत्न मिला है ना। ये लोग विदेशी होते हुए भारत रत्न प्राप्त किए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, चर्चित नाम है। फिलहाल आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित नेल्सन मंडेला। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के धोलावीरा से एक अच्छा, धोलावीरा का मतलब ही होता है सफेद कुआं। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा। धोलावीरा यानी कुआं वहां से मिला है, ध्यान रखना है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको कहीं ना कहीं दिखे होंगे, एग्जाम में दिखे होंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ इसमें से प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है और पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर दे। अच्छा, लाल से नीला कर दे रहा है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, नीला से लाल और लाल से नीला। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल के लास्ट में ल है, ठीक ना। तो अम्ल जो होता है वह नीला से क्या कर रहा है? लाल। अम्ल के लास्ट में ल है तो ये भी लाल, लास्ट में यहां भी ल होना चाहिए, ला नहीं ल, यानी अम्ल लाल बनाएगा, अम्ल लाल बनाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह जलीय विलयन जो लाल को नीला कर दे, यानी कि लाल से क्या कर दे? नीला।
तो अम्ल जो है लाल कर रहा है तो क्षार जो है वह नीला कर देगा, सीधा सा आंसर। तो जो क्षारीय विलयन है वह जलीय विलयन को क्या कर देता है भाई साहब, वह कर देता है नीला। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, तो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट कार्य करता है। क्षारीय भूमि को अगर सही करना है तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग, अच्छा दूध दही बन जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वही इसको दही में तब्दील कर देते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईस्वी पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व। अशोक ने, अच्छा ये पूछता है कि अशोक ने कलिंग को कब जीता, तो कलिंग विजय इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, मतलब कि 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ और 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग विजय की, कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है, तो अशोक की कलिंग विजय का जो उल्लेख है शिलालेख नंबर 13 से मिलता है। किससे, 13 से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया, तो अशोक का हृदय परिवर्तन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ, तो यह कलिंग युद्ध के बाद। ओके, ध्यान दीजिए। 27 नंबर, रूहेला का युद्ध, तो वर्ष पूछता है 1774, याद रखिएगा रूहेला का युद्ध 1774, ये भी ध्यान देना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह के समय भारत का गवर्नर जनरल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल वह लॉर्ड कैनिन है। कौन है, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के पहले कौन था, तो डलहौजी था। डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा है ना, और ये 56 के बाद से आए थे। ओके, ये भी ध्यान देना है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में मुद्रा जो प्रचलन में था वह मुद्रा था लिवरे। क्या मुद्रा था, लिवरे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिवरे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, वह है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को केवल और केवल लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है, क्योंकि यह विश्वास पर टिका होता है। जो लोकसभा होता है यह विश्वास पर टिका होता है। जिस दिन विश्वास खत्म हुआ उस दिन लोकसभा भंग। विश्वास प्रस्ताव अगर विफल हो जाता है तो जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह विश्वास पर टिका हुआ है। ये जब तक इनका बहुमत रहता है आपस में तब तक ही ये सरकार में रहते हैं, ये भी ध्यान देना है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या, देखिए प्रश्न ये भी आया है बिहार पुलिस में, पिछले ही वर्ष आया है, 2023 वाले में ही आया है। तो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या वह है 40, ठीक ना। विधान परिषद की बात की जा रही है, ना कि विधानसभा की। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, IFSC बैंक का जो IFSC कोड होता है, बैंक का जो IFSC कोड होता है जिसमें लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होता है ना, न्यूमेरिकल होता है, वो सब मिला करके 11 अंक के होते हैं, अल्फ़ाबेट और जो भी। अच्छा, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, बिहार सब इंस्पेक्टर एक्साइज में पूछा है। जरा कमेंट करिए कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। बड़ा इजी है, सबके पास आधार कार्ड होता है। जरा कमेंट करिए। अच्छा हाँ, बिना देखे बिना नकल किए, गलत होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका डिटेल में करा दूंगा कि किस में कितने लेटर होते हैं, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। फिलहाल आपको बिना नकल के कमेंट करना है आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 1945 में यह अस्तित्व में आया है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान का विचार किसने दिया था, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो M.N. राय के मन में आया था। बढ़िया प्रश्न है। संविधान सभा का विचार पूछता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था, तो M.N. राय। ऐसे भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो भारत के किस में मूल कर्तव्य, तो 4 के क, भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत
मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 11 है, ये भी ध्यान देना है। कितना? 11। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति देता है? देखिए प्रश्न ये पूछा गया है। 227 अनुच्छेद होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 227 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय जो है, जैसे पटना उच्च न्यायालय है, तो इनको अपने अंतर्गत जितने न्यायालय हैं, जैसे राज्य के और जो जिला न्यायालय हैं, सेशन लोअर जो भी है, इन पर अधीक्षण की शक्ति इनको प्राप्त है अनुच्छेद 227 के तहत। चलिए 38 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है। और कुछ को राष्ट्रपति मनोनीत भी कर देते हैं। ये कमेंट कर दीजिए कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार, किसी भी मामला को किसी भी कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार है। किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। ध्यान दीजिएगा। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपकर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव दिया था प्रोफेसर केल्डार ने। किसने दिया था? प्रोफेसर केल्डार ने ऐसा सुझाव दिया था कि संपदा कर, संपत्ति व उपहार कर, उपहार मतलब गिफ्ट वाला टैक्स, ऐसा सुझाव दिया था प्रोफेसर केल्डार ने। मोडवेट तथा सेनवेट का संबंध है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। मोडवेट और सेनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है केलकर समिति का। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? तो बिक्री कर के स्थान पर वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स आया था। ठीक ना? राज्य स्तर पर यह लागू हुआ था, जो बिक्री कर के स्थान पर लागू हुआ था। अब अभी हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं और थोड़ा सा जटिल भी है, लैंग्वेज भी जटिल है, तो परेशान मत होइएगा, याद कर लीजिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार PDF देख लीजिएगा, और फिर जब एग्जाम नज़दीक आएगा तब PDF का रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स प्रारंभ किया गया है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यह 2005-2006 में प्रारंभ किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो नागपुर के अधिवेशन 1920 में अध्यक्ष C राघवाचार्य थे। कौन थे? C राघवाचार्य। इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह पारित हुआ, नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है वो गया में हुआ है? बिहार के गया में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ है 1922 में। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और 1922 ईस्वी याद रखिएगा। कब हुआ है? 1922। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन हुए? तो कांग्रेस के जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हुए वह हुए अब्दुल कलाम आजाद। विशेष अधिवेशन दिल्ली 1923 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए, प्रश्न संख्या 48, कठोर शरीर परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? जैसे कठोर अगर उछल कूद कर लेते हैं अचानक तो शरीर दर्द करता है जगह जगह पर। तो यह होता क्या है कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने की वजह से ऐसा होता है। सवाल, किस शासक ने जल समाधि ली? तो चंदेल शासक धंग ने जल समाधि ली थी। चंदेल शासक धंग ने जो है जल समाधि ली थी। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? लगभग 50 प्रश्न थे जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो पूछे भी गए थे। तो इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय।